Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome in lecture 01, part 09. Student, before this lecture, this part, in part 008, we discuss the one of the most important topic, that is the maximum steel ratio, right? उसमें हमारी पूरी हमने पूरी डेरिवेशन की और रो मैक्सिमम की वैल्यू हम क्या लेंगे मुख्तलिफ केसेस में से, उसको हमने डिस्कस किया। ये जो टॉपिक है वो मिनिमम स्टील रेनफोर्समेंट रेशो पे है। देखिए, एसीआई कोड में दो लिमिट्स है, ठीक है ना। एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है कि जो प्रोवाइडेड स्टील रेनफोर्समेंट होती है रो पी, इट शुड बी ग्रेटर देन रो मिनिमम एंड इट शुड बी लेस देन रो मैक्स। अब दिस इज द डक्टिलिटी चेक। नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस दिस इन lecture of, in many parts of this lecture 01. Now, इसमें जो रो मिनिमम है, इसको एसीआई कोड ने, यानी कि इसके ऊपर एसीआई कोड क्यों फोकस करती है, क्यों स्ट्रेस करती है, इसकी अहमियत क्या है और इसके लिए हम कौन सी वैल्यू अडॉप्ट करेंगे, आज की लेक्चर में हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखिए, एसीआई कोड की जो लिमिटेशन है मिनिमम रीइंफोर्समेंट पे, वो क्यों है। देखिए, एक फ्लेक्सर मेंबर की जो स्ट्रेंथ होती है, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, अगर वो जो यानी कि उस मूवमेंट से कम हो जिसके ऊपर फर्स्ट क्रैक डेवलप होती है, तो याद रखिए ये जो होती है फिर सेक्शन में से एक सडन फेलियर को काज करती है। जिस तरह एक मैक्सिमम स्टील रीइंफोर्समेंट हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इट विल काजेज द ब्रिटल फेलियर, तो सिमिलरली जो वो मिनिमम होती हैं, इट विल ऐसे कोड आल्सो इंश्योर दिस कि अगर आपकी स्टील की अमाउंट जो होती हैं वो इनसे कम हो, तो फिर हमारे पास भी ब्रिटल फेलियर होती हैं। अभी क्यों होती हैं, क्योंकि जाहिर है एसीआई कोड की अपनी एक वो जो प्रोविजन है, वो ये कहते हैं वो ये डिफाइन करता है कि in a flexure if a flexure strength of the cracked section, right? If the flexure strength of a cracked section, let me draw a diagram right here. देखिए, हमारे पास लेट से एक बीम है, ठीक है, हमारे पास एक बीम है और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे एक सेक्शन जो होती है वो हम क्रैक तस्वर करते हैं, ठीक है ना। लेट से वो क्रैक होती है, तो फिर इसको हम क्रैक सेक्शन कहते हैं, ठीक है। लेट मी ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन। ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ से इसमें क्रैक्स डेवलप हुए, राइट। अब दिस इज अ क्रैक सेक्शन। तो ये जो क्रैक्ड सेक्शन है, अगर इस क्रैक सेक्शन की जो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ है मींस 5 mn, अब वो स्ट्रेंथ जो होती है, यानी जो क्रैक सेक्शन की जो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ये है, इज लेस देन द बेंडिंग मोमेंट दैट प्रोड्यूस cracking of the previously uncracked section. What does this means? This means कि ये जो सेक्शन था जो कि क्रैक नहीं था, राइट, दिस सेक्शन वाज नॉट क्रैक्ड बिफोर, राइट। तो यानी कि वो ये जो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ है, ये जो स्ट्रेंथ है, अगर इस दौरान जो स्ट्रेंथ है जब सेक्शन क्रैक हो, इस दौरान जो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ है, और अगर ये स्ट्रेंथ कम हो जाए उस मोमेंट से, उस मोमेंट से जिस पे जिस पे फर्स्ट क्रैक जो था वो डेवलप हुआ था, ठीक है ना, जो फर्स्ट क्रैक जिस पे डेवलप हुआ था, अगर ये उनसे कम हो जाए, याद रखिए जो चलो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट होती है जब सेक्शन अनक्रैक था, उस दौरान जो बेंडिंग मोमेंट थी जिस पे जो फर्स्ट क्रैक डेवलप हुआ, अगर फ्लेक्सर स्ट्रेंथ कम हो जाए, ठीक है ना, तो सेक्शन जो होगी
उसमें जो फेलियर होगी वो ब्रिटल होगी फिर। तो इसको हमने रोकना है, अनडिजायरेबल है, ठीक है ना। एक लोअर लिमिट इस तरह डिफाइन होती है। ओके, मैं आई विल रिपीट दिस। ए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, a flexure strength, this strength, right, of the cracked section, this is the cracked section, is less than, means this strength is less than the bending moment. The bending moment, right? Here is the bending moment that produce cracking of the previously uncracked section. यानी ये जो अनक्रैक सेक्शन है, इसमें जो क्रैकिंग प्रोड्यूस हुआ जिस मूवमेंट पे, जिस बेंडिंग मूवमेंट पे, उस बेंडिंग मूवमेंट से अगर ये फ्लेक्सर स्ट्रेंथ कम हो जाए, ठीक है, द बीम विल फेल इमीडिएटली अपॉन फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट क्रैक विच इज अनडिजायरेबल, राइट। इसका मतलब ये है कि जो जो फेलियर होगी, अगर ये केस एग्जिस्ट कर जाए, ये केस एग्जिस्ट कर जाए, तो जो फेलियर होगी वो एब्रप्ट होगी, वो अनडिजायरेबल है, ब्रिटल फेलियर होगी, क्योंकि हमने स्टील की जो अमाउंट है वो कम प्रोवाइड किया है। सेक्शन की फ्लेक्सर स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो इसको सपोर्ट करे, ठीक है, जो कि अनडिजायरेबल। इस वजह से ये जो रो मिनिमम है, एसीआई कोड इसको डिफाइन करती है कि यू हैव टू इंश्योर दिस मिनिमम स्टील रीइंफोर्समेंट। नाउ हाउ टू स्टॉप इट, राइट। इस लोअर लिमिट पे आपने जो ब्रिटल फेलियर हुए हैं उसको स्टॉप कैसे करना है। तो इसको स्टॉप करने का तरीक़ाकार ये है कि ये जो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ है, राइट, ये जो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ है 5 mn को, इसको हमने इक्वेट करना है इस बेंडिंग मोमेंट के साथ जिस पे फर्स्ट क्रैक डेवलप होगी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आप देखें, यानी कि जो लोअर लिमिट होगी, लोअर लिमिट पे जो 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 डक्टा जो ब्रिटल फेलियर होगी उसको कंट्रोल करना है। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, जब हम ये कंडीशन इंश्योर करेंगे। अब ये कौन सी बेंडिंग मोमेंट है, ये वो बेंडिंग मोमेंट है जिस पे फर्स्ट क्रैक डेवलप होगी, फर्स्ट क्रैक इन द सेक्शन डेवलप होगी, फर्स्ट क्रैक इन सेक्शन डेवलप होगी। अब यहाँ पे आप लोगों ने यू हैव टू रिवाइंड कि कंक्रीट सेक्शन में, यानी कि बीम सेक्शन में आप ले लें, उसमें वो बेंडिंग मूवमेंट, वो मूवमेंट जिसमें फर्स्ट क्रैक डेवलप होती है, उस दौरान जो स्ट्रेस होती है उसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर। अब मॉडुलस ऑफ रप्चर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, राइट, मॉडुलस ऑफ रप्चर। अब मॉडुलस ऑफ रप्चर को हम एफ आर से डिनोट करते हैं, और मॉडुलस ऑफ रप्चर की जो नॉर्मल वेट कंक्रीट होती हैं, इसकी वैल्यू ऐसे को डिफाइन जो करती हैं वो 8 टू 12 टाइम्स एफ सी प्राइम अंडर रूट होती हैं। ये एशिया कोड की डिफाइन वैल्यू है, और जो नॉमिनल वैल्यू हम लेते हैं किसी भी कंक्रीट के लिए, तो वो 7.5 टाइम्स ऑफ एफ सी प्राइम अंडर रूट होती हैं, ठीक है ना। ये वैल्यू एशियाई कोड और नेल्सन बुक में भी मौजूद है। अगर आप एशिया कोड में से टेबल 2.2 देंगे तो वहाँ पे लाइट वेट कंक्रीट के नेल्सन की बुक में टेबल 2.2, तो उसमें आपको ये वैल्यू, यू विल फाइंड दीज वैल्यूज़ कि नॉर्मल वेट कंक्रीट और लाइट वेट कंक्रीट के लिए एफ आर की वैल्यू क्या होती है। तो अब हमारे पास जो ए सी आई कोड, अब ये तो जाहिर है कि हमारे पास मॉडुलस ऑफ रप्चर है, ठीक है, लेकिन ठीक है, चलो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को ड्राफ्ट करते हैं। देखिए ए सी आई कोड, अगर आप ए सी आई कोड सेक्शन 9.6.12 स्टडी करें, तो उसमें ऐसे कोड ने रो मिनिमम की वैल्यूज डिफाइन की है। हम इसको प्रोसीड करते हैं, लेकिन आप ये जो सेक्शन है इसको पे थोड़ा और दे। देखिए ऐसे सेक्शन, दिस सेक्शन डिफाइन करती है दैट रो मिनिमम जो होती है, ये मैंने ऑलरेडी भी आप लोगों के साथ शेयर किया था देगर पार्ट में से, कि 3 एफ सी प्राइम अंडर रूट डिवाइड बाई एफ वाई,
should be greater than or equal to 200 divided by fy. This is equation 1. Remember, इस इक्वेशन को याद रखना है, इसको हम बार बार यूज़ करेंगे. अब याद रखिए इसमें जो जो आई थिंक प्रीवियस पार्ट में मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि इनमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमने लेना है. दैट टाइम आई वाज रॉन्ग. इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपने लेनी है, ठीक है ना. यानी कि अगर ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा तो इन दोनों में से जो वैल्यू आए उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो नो मिनिमम की वैल्यू होगी, ठीक है ना. मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों में से जो आप होगी वो अपने रो मिनिमम लेना है, ठीक है. अब देखिए इस हम इस इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है. देखिए जो एफ आर है वो तो हमें पता है. अब हम फ्लेक्सर फार्मूला, आई थिंक सो यू पीपल विल नो दैट द फ्लेक्सर फार्मूला इज व्हाट एफ, right, bending moment equals to my divided by moment of inertia. We already know this equation, right? This is the flexure equation. Now यहाँ पे जो f है, इस यहाँ पे हम f को इक्वेट करते हैं एफ आर से, ठीक है ना. और इसको हम इन टर्म ऑफ सेक्शन मॉड्यूल्स लिखते हैं. m डिवाइड बाई इस y को हम नीचे, सॉरी, ये i डिवाइड बाई y होगी, ठीक है ना. y को हम नीचे शिफ्ट करते हैं. अब ये क्या है कि मोमेंट एम आई डिवाइड बाई वाई जो होती है वो एस के बराबर, सेक्शन मॉडुलस के बराबर होती है. और जब आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन हो तो उसका जो सेक्शन मॉडुलस होता है वो बी एच स्क्वायर डिवाइड बाई 6 के बराबर होती है, ठीक है ना. तो उसके बराबर होती है. अब देखें कि हमें जो रिक्वायर्ड है ना वो बेंडिंग मोमेंट रिक्वायर्ड है. हमने बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी है इससे, ठीक है. बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लिखनी है, ठीक है. सो लेट्स से बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू एफ आर टाइम्स एस. अब देखिए यहाँ पे जो हम एजम्पशन करेंगे, देखिए हम इस इक्वेशन को प्रूव करते हैं, ठीक है. ये जो इक्वेशन है इसको हम प्रूव करते हैं. तो इसको प्रूव करने के लिए अब दिस इज एफ आर, ठीक है. एफ आर की हम नॉमिनल वैल्यू लेते हैं जो कि एस ए को डिफाइन करती हैं, दैट 7.5 टाइम्स एफ सी प्राइम अंडर रूट इनटू एस इज इक्वल टू बी एच स्क्वायर डिवाइड बाई 6, ठीक है ना. अब देखें नाउ यहाँ पे अगर आप लोग इस पे थोड़ा सा गौर करें तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू तो हमने ड्राइव की, ठीक है. अब हमें जो रिक्वायर्ड है वो है स्ट्रेंथ, जो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ की वैल्यू. तो we know about the flexure strength FIMN, that is phi times AS times FY into lever arm D minus A over 2, ठीक है ना. ये वैल्यू हम जानते हैं. यहाँ पे हमने AS को रिप्लेस करना है, AS को रिप्लेस करना है AS मिनिमम से, क्योंकि हम AS मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है. तो ये और दूसरा यहाँ पे जो लेवर आर्म है ये, इसको हमने एज्यूम करना है 0.95 टाइम्स ऑफ डी, 0.95 टाइम्स ऑफ डी, ठीक है. ये टेंशन जो जो फ्लेक्सर होती है, फ्लेक्सर फेलियर, तो फ्लेक्सर फेलियर में हम ये जो एजम्पशन होती हैं हम इसको लेते हैं, ठीक है ना. 0.95 टाइम्स ऑफ डी. क्लियर. अब इसमें जो नेक्स्ट है लेवर आर्म, ठीक है. हाँ, इसमें एक और एग्जाम्पशन ये भी है कि जो एच और डी रेशो जो होती है, द टोटल डेप्थ टू द इफेक्टिव डेप्थ रेशो जो होती हैं वो हम 1.1 से लेके 1.5 टाइम तक हम ले सकते हैं, ठीक है. यानी एच की वैल्यू 1.1 टाइम्स ऑफ डी से लेके 1.5 टाइम्स ऑफ डी हम ले सकते हैं. यहाँ पे जो वैल्यू हम यूज़ करेंगे एच ओवर डी की, तो हम 1.1
इसको लेते हैं, ठीक है। सो ये जो इजम्पशन है, ये इजम्पशन यानी कि ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि हमें इस डेरिवेशन में रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे अगर हम इसको ज़ाहिर है हम यहाँ इसमें जब इसको इंसर्ट करते हैं फाई एफ एन एम एन, तो पी की वैल्यू तो हमें पता है दैट इज़ 0.9, ए एस मिनिमम होगी, साथ ही साथ एफ वाई और इसके साथ 0.95 डी, राइट। अब देखिए वही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे फाई एफ एन इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट। अभी वो बेंडिंग मूवमेंट है जिस पे फर्स्ट क्रैक डेवलप होगी सेक्शन में, तो इसकी जगह तो हम 0.9 ए एस मिनिमम एफ वाई 0.95 डी, राइट। और इसकी जगह जो हमने जो इसकी वैल्यू फाइंड की थी वो थी, वेयर दैट वैल्यू वाज, वो है 7.5 अंडर रूट एफ सी प्राइम, राइट, इनटू बी एच स्क्वायर डिवाइड बाई 6, ठीक है। इसमें हमें रिक्वायर्ड है एस मिनिमम की वैल्यू, तो ए एस मिनिमम, ओके, एंड all the things will be shifted right here, so 7.5 divided by 6, okay, divided by 6, and this one will be comes right here 0.95 times d, and this one 0.9, right, into fy, right, and fc prime under root and multiply by b h square, right, b square. अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, a is minimum equals to, we will divide this 7.5 by 6 by 0.95 by 0.9, right. Here we will plug the value of let me simplify this. 7.5 divided by 6 multiply by 0.95 multiply by 0.9, right. This should be separated, and d will be right here, f will be here, under root fc prime, b will be right here, and we will put the value of h from this. Here h equals to 1.1 into d, right, into d. So here we will square it, 1.1 square and into d square, right. So d will cancel with d, and finally we got, if you divide this term by these three and multiply with 1.1 square, finally you got 1.8 fc prime under root divided by fy. Now this is the basic equation, right. ये वो बेसिक इक्वेशन है जिसको हमने इसको मॉडिफाई करना है, इसमें डिफरेंट मॉडिफिकेशन है, बट दिस इज द बेसिक इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द बेसिक इक्वेशन विच इज डिनोटेड बाय इक्वेशन 2। आप लोगों ने इस इक्वेशन को याद रखना है, 1.8 टाइम्स एफ सी प्राइम अंडर रूट डिवाइड बाय एफ वाई, राइट। नाउ अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना। उन मॉडिफिकेशन को वी विल डिस्कस इट फर्दर, राइट। अब वो मॉडिफिकेशन जो है वो क्या है, देखिए यहाँ पे जो सेक्शन है, हम एज्यूम करते हैं सेक्शन को रेक्टेंगुलर सेक्शन, राइट। यानी कि ये जो डेरिवेशन हमने बेसिकली
डिराइव किया ये इक्वेशन, तो वी विल एज्यूम दिस सेक्शन एज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन। क्लियर? हमने सेक्शन को रेक्टेंगुलर सेक्शन एज्यूम किया। लेकिन अगर आप लोग ज़रा गौर करें, ज़्यादातर जो सेक्शन होती है वो रेक्टेंगुलर सेक्शन नहीं होती है, टी सेक्शन भी होती है। तो टी सेक्शन की सूरत में फिर टी में कुछ केसेस इस तरह हैं कि बाज़ औक़ात जो टी होती हैं, यानी कि हमारे पास लेट से टी है, तो टी का अक्सर फ्लैंज जो होती हैं, लेट्स से दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, तो फ्लैंज हियर यू कैन सी इट कम्स अंडर कंप्रेशन। ठीक है, बाज़ औक़ात इस तरह होती हैं कि फ्लैंज जो होती हैं वो अंडर टेंशन होती हैं, दे विल बी सब्जेक्टेड टू टेंशन। लेट्स से न्यूट्रल एक्सिस राइट हेयर। अगर आप लोगों को टी बीम एनालिसिस क्लियर हो, ठीक है, तो टी बीम में यहाँ पे देखें, यहाँ जो ये पोर्शन है ना, दिस पोर्शन इज अंडर टेंशन, मीन्स फ्लैंज जो है वो टेंशन में है। ऊपर एक पोर्शन तो कंप्रेशन में है, लेकिन ये पोर्शन जो है वो टेंशन में है। तो टेंशन के लिए ये जो इक्वेशन है इसकी डिफरेंट वैल्यू है, कंप्रेशन के लिए इसकी डिफरेंट वैल्यू है। एसीआई कोड जो रिकमेंड करती है इस वाले केस के लिए, ठीक है ना, यानी कि जब आपके पास सेक्शन जो हो, यानी कि जो टी सेक्शन हो, टी सेक्शन का जो फ्लैंज हो वो कंप्रेशन में हो, तो न्यूमरस एनालिसिस, जो बेसिकली न्यूमरस एक्सपेरिमेंटल डाटा एंड न्यूमरस एनालिसिस वो ये शो करती हैं that A is minimum value will be taken as 2.7, not 1.8, 2.7 FC prime under root. This value is from analysis, right? और याद रखें इसके साथ बी डी, क्योंकि एक डी we left right here one d and this b, so it will be multiplied by bd. Now ठीक है, तो 2.7, लेकिन जब सेक्शन टी सेक्शन हो और उसमें फ्लैंज जो हो वो अंडर टेंशन हो, तो उस सूरत में ये न्यूमरस एनालिसिस रिजल्ट शो करती हैं कि दिस वैल्यू शुड बी 6 टाइम्स ऑफ एफ सी प्राइम डिवाइड बाई एफ वाई बी डी बी डब्ल्यू इंटू डी। इस सूरत में बी डब्ल्यू होगी द विड्थ ऑफ द वेब, राइट, विड्थ ऑफ द वेब। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए 2.7 से 6, लेकिन जब टी का जो सेक्शन है वो अंडर टेंशन हो। अब ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप सेक्शन एसीआई कोड सेक्शन 10.5 स्टडी करें, ठीक है, उसमें ये है कि अगर कोई सेक्शन आप लेते हैं और उसके लिए आप एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस से स्टील रीइंफोर्समेंट आप कैलकुलेट करते हैं कि any section which require tensile reinforcement by analysis, then A is minimum must be, means बाज़ औक़ात सेक्शन इस तरह होती हैं कि उसके लिए आप स्टील कैलकुलेट करते हैं, so they don't the steel EDM may be less than S minimum or they may not need any steel reinforcement, right? तो अगर एनालिसिस से एक ऐसी सेक्शन आप उठाते हैं जिसमें थ्रू एनालिसिस आपको स्टील reinforcement की ज़रूरत है, एस की ज़रूरत है, तो उस सूरत में आपने ए इस मिनिमम जो है वो कितना लेना है, बाय गिवन बाय द इक्वेशन 1, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 डिवाइड बाय एफ वाई। याद रखिए ये जो है ना 200 डिवाइड बाय एफ वाई, ये जो प्रीवियस कोड्स थे उसमें ये वैल्यू मौजूद है, इसको एक एक्स्ट्रा और एडिशनल लिमिट आप कह सकते हैं, जो कि बेस करती है किस पे, मिनिमम स्टील रीइंफोर्समेंट पे। यानी कि अगर इससे जो आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये मिनिमम स्टील रेशो जो होती है 0.005, ये आपको गवर्न करता है। तो दैट्स वाई दिस लिमिट, दिस इज एन एक्स्ट्रा लिमिट,
कि इससे आपने डिक्रीज नहीं होना, ठीक है। अब ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल लिमिट है। अब ये एक प्रोविजन है, ठीक है, ये सी कोड की एक प्रोविजन है। अब एक और प्रोविजन ये है कि ये जो फैक्टर हम 3 लेते हैं, ये फैक्टर 3 ये बहुत कंजर्वेटिव है रेक्टेंगुलर बीम के लिए, क्योंकि रेक्टेंगुलर बीम के लिए जो हम एनालिसिस करते हैं, बाय एनालिसिस वी गॉट 1.8, तो ये बहुत कंजर्वेटिव वैल्यू है रेक्टेंगुलर बीम के लिए। इसी तरह जब आप टी बीम एनालिसिस करते हैं और हमारे पास नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होती है, तो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए भी हमारे पास सेक्शन जो होती है वो टी बीम सेक्शन नहीं होती, बल्कि वो रेक्टेंगुलर बीम एनालिसिस होती है। तो उस केस के लिए भी ये वैल्यू बहुत कंजर्वेटिव होती है, ठीक है ना। लेकिन जब टी सेक्शन हो, जो कि पॉजिटिव मूवमेंट में ज़्यादातर होती है, याद रखिए ये जो वैल्यू है ना, ये बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव के लिए यूज़ होती है। Not this one. ये नहीं, ठीक है ना, ये जो है ये ये बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मूवमेंट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, दोनों के लिए है। लेकिन यस, अब ये जो हमने ये जो वैल्यू है ना, ये अभी नेगेटिव नेगेटिव मूवमेंट जिस पे हम रेक्टेंगुलर बीम एनालिसिस करते हैं, ज़ाहिर है जब आप टी बीम एनालिसिस करते हैं, तो टी बीम एनालिसिस में जब नेगेटिव मूवमेंट होती है तो वहाँ पे डेफिनेटली हमने बीम को एज अ रेक्टेंगुलर बीम कंसिडर करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए ये वैल्यू बहुत कंजर्वेटिव है। लेकिन जब पॉजिटिव मूवमेंट होती है तो वहाँ पे टी बीम एनालिसिस अक्सर रिक्वायर्ड होती है, और उसमें फ्लैंज जो है वो टेंशन में है या वो कंप्रेशन में है, तो उस बेस पे ना ये जो वैल्यू है ये 2.7, उसको उन्होंने राउंड किया है 2.7 को, दे राउंडेड टू 3, तो वहाँ पे इस वैल्यू की फिर ज़रूरत पड़ती है। अब ये 2.7 को राउंड किया गया है 3, तो दैट्स वाई 3 है। लेकिन रेक्टेंगुलर बीम एनालिसिस के लिए मेरे कहने का जो मेन मकसद है वो ये है कि ये जो 3 की वैल्यू है वो बहुत कंजर्वेटिव है, ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसमें जो और एडिशन है वो ये है कि ये जो कंडीशन यूज़ होगी, ये जो इक्वेशन, ये याद रखे बीम के लिए यूज़ होगी, स्लैब के लिए यूज़ नहीं होगी। जब हमारे पास स्लैब्स हो या हमारे पास फुटिंग्स हो, तो फुटिंग्स और स्लैब्स के लिए एस ए कोड जो मिनिमम डिफाइन करती है वो ये है कि अगर आपके पास ग्रेड 40 की स्टील हो, आई थिंक सो 300 MPa, तो उस सूरत में आपके पास जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट होगी वो 0.002 टाइम्स आप बी एच हम लेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास ग्रेड 60 हो, केसाई केसाई ग्रेड 60 आई थिंक सो 420 MPa, तो उस सूरत में हमारे पास जो ए एस मिनिमम होती है वो 0.0018 बी डी के बराबर होती है, ठीक है ना। तो स्लैब्स और फुटिंग में जिसकी यूनिफॉर्म थिकनेस हो, तो उसमें हमारे पास जो मिनिमम स्टील होगी वो ये होगी। लेकिन और याद रखें मिनिमम स्टील, और इसी ही स्टील को अगर आप लेट्स से, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि बाय एनालिसिस आप स्टील कैलकुलेट करते हैं और स्टील रिक्वायरमेंट नहीं है सेक्शन पे, तो फिर भी हमने मिनिमम स्टील इंश्योर करना है, मिनिमम स्टील प्रोवाइड करना है। ये स्टील लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी स्पैन डायरेक्शन है, जो मेन स्पैन है, ठीक है ना, जो मेन स्पैन है जिसके लिए आप स्टील इन्फोर्समेंट निकालते हैं, और बाय एनालिसिस उसकी मकदार मिनिमम स्टील इससे कम आती है, तो फिर हमने यही स्टील, यानी यहाँ पे हमने जो मिनिमम स्टील रिक्वायर्ड प्रोवाइड करनी है, याद रखें ये स्टील जो होती है इसको टेम्परेचर या श्रिंकेज रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। तो वही जो श्रिंकेज या टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट होती हैं उसको हमने इलांग द मेन स्पैन प्रोवाइड करना है, और उस दौरान जो स्पेसिंग होगी स्टील्स की वो 3 टाइम्स ऑफ एच या 18 इंचेस से कम नहीं होनी चाहिए। इसको हम एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन
फॉर द टाइम बीइंग ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं कि अगर बाय द एनालिसिस आपके पास जो स्टील रिक्वायरमेंट है वो कम है, नहीं है, तो फिर भी आपने जो श्रिंकेज रीइंफोर्समेंट है वो आप अलॉन्ग द स्पैन प्रोवाइड करनी है, और उसकी स्पेसिंग 3 इंच और 18 इंच से या 18 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। सो दिस एंड्स दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर के रो मिनिमम क्या होती हैं, एसीआई कोड जो है वो किन लिमिट्स को डिफाइन करती हैं, और ये जो 3 की जो वैल्यू हुई कहाँ से आई है, बाई, यानी कि ये जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कवर करती है। आम तौर पर जो इक्वेशन हमने ड्राइव किया 1.8 टाइम्स, तो ये था रेक्टेंगुलर बीम के लिए। रेक्टेंगुलर बीम हो या टी बीम हो, लेकिन टी बीम याद रखे पॉजिटिव टी बीम, देखिए टी बीम जो होती है वो पॉजिटिव मूवमेंट पे होती है। नेगेटिव मूवमेंट में की सूरत में हमने रेक्टेंगुलर बीम एनालिसिस हमें करना पड़ता है, तो उस सूरत में ये वैल्यू एप्लीकेबल है। लेकिन ये जो वैल्यू है ये 3, इट इज़ मोर कंजर्वेटिव। ठीक है, तो हम ज़्यादातर हम जो वो वैल्यूज यूज़ करते हैं जो कि कंजर्वेटिव हो, तो दैट्स वाई 2.7, क्योंकि फिर ये पता नहीं चलता कि सेक्शन जो है टी सेक्शन है, और टी सेक्शन में वो उसको निकालना पड़ता है कि वो द फ्लैंज इन कंप्रेशन विद द फ्लैंज इन टेंशन। फिर ज़ाहिर है इतनी अगर आप कैलकुलेशन को लेंथन करेंगे इट विल टेक टाइम्स, so that why basically they rounded up this value and select this 3 which is the most conservative value, right? This ends up right here. अगर यहाँ तक आप लोगों की जो भी क्वेश्चन हो, you can ask your question. Thank you for watching.